नहीं, कल के क्लास में हम लोग कैटलिस्ट के बारे में आपको पढ़ाए थे। तो कैटलिस्ट के बारे में आपको बताया गया था। हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट पढ़े थे, निगेटिव कैटलिस्ट पढ़े थे, हम लोग प्रोमोटर्स पढ़े थे और पॉइजन्स पढ़े थे। ठीक है, अब कुछ और टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, उनको भी हम लोग को देखना है। जैसे कैटलिस्ट को फिर से उनके स्टेट के आधार पर, कैटलिस्ट को उनके स्टेट के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक को कहा गया है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ध्यान रखना है, एक आपका होता है होमोजीनियस कैटलिस्ट और एक होता है हम लोग का हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। ध्यान रखना है। तो होमोजीनियस कैटलिस्ट किसे कहते हैं? बहुत सिंपल है, हम लोग को ध्यान रखना है। देखो तो यहां पर जो आपके रिएक्टेंट हैं, यहां पर जो आपका रिएक्टेंट है उसका स्टेट क्या है? गैस। इसका स्टेट क्या है? और कैटलिस्ट का भी स्टेट क्या है? गैसीय स्टेट है। तो अगर किसी रिएक्शन में, यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट का स्टेट नहीं, रिएक्टेंट का फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट सेम हो, तो इस तरह के रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज करते हैं उसे होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। और ये जो प्रोसेस हम लोग का चल रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस कैटालाइसिस। बात समझ में आ रहा है? क्या हमने कहा होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे पहचानेंगे? कि रिएक्टेंट का स्टेट और कैटलिस्ट का स्टेट अगर किसी रिएक्शन में सेम है तो हम लोग कहते हैं कि इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज किया गया है ये होमोजीनियस कैटलिस्ट है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, डेफिनेशन भी यही हम लोग का बुक में लिखा रहता है। लिखा हुआ है कि इफ द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम फेज, नहीं, इफ द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम फेज in any reaction, then the catalyst used in this reaction is called as homogeneous catalyst, and this type of catalysis is called as homogeneous catalysis। देखा था इसमें? बोल सकते हैं? नहीं, तो वही बात हम लोग को यहां से लिखा हुआ है। चलिए अगले पे आते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप देखेंगे यहां पर कि आपका शुगर लिखा हुआ है, यहां पे आपका चीनी लिखा हुआ है, शुगर, और यहां पर आपका वाटर है। नहीं, ठीक है। तो शुगर को भी एक्वस फॉर्म में कर दिया गया है, यानी आपका शुगर भी लिक्विड फॉर्म में है और वाटर भी किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है। और यहां जो H2SO4 कैटलिस्ट लिए हैं, यहां पर कैटलिस्ट है, तो यहां पर जो कैटलिस्ट है उसका भी स्टेट क्या लिया गया है? लिक्विड लिया गया है। तो यहां जो कैटलिस्ट होगा वो कैसा कैटलिस्ट कहलाएगा? होमोजीनियस कैटलिस्ट। ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस कैटलिस्ट। तो वही बात लिखा हुआ है, सेम चीज आपके नोट्स में भी बात लिखा हुआ है। अगला हम लोग आते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किसे कहते हैं? तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। नहीं, अगर रिएक्टेंट का स्टेट और कैटलिस्ट का स्टेट अलग अलग हो, रिएक्टेंट का स्टेट और कैटलिस्ट का स्टेट क्या हो? अलग अलग हो, नहीं, तो ऐसे रिएक्शन में जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं उसी कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, इफ द कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेज। नहीं, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट फेज। ध्यान रखना है, ठीक। इन एनी रिएक्शन, देन the catalyst used in this reaction is called as heterogeneous catalyst, and this type of catalysis is called as heterogeneous catalysis। लिखा हुआ है, दिखा था इसमें? तो यहां पे आप देख रहे हैं कि इसका स्टेट गैसियस है और ये क्या है? सॉलिड है। ठीक है, तो इसका स्टेट और इसका स्टेट सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट आप यूज किए हैं, इस कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे? हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। बोले इसमें दिक्कत है? ठीक है, अगले पॉइंट पे आइए। अगला हम लोग देखें अगर, तो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का। नहीं, यहां पर आपका N2 गैस, H2 गैस, जबकि आयरन किस स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो ये भी आपका क्या है? हेट्रोजीनियस
कैटलिस्ट, ध्यान रखना है। यहां पर आप देखो तो वेजिटेबल ऑयल ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, ये आपका गैस फॉर्म में है, जबकि ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो ये भी कैसा होगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होगा। नहीं, यहां पर आप देख सकते हो आपका NH3 गैस है, O2 भी गैस है और प्लैटिनम सॉलिड फॉर्म में, तो इसका स्टेट और इसका स्टेट क्या है, अलग अलग है। तो ये भी क्या होगा, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होगा। दिक्कत है, बताते हैं नहीं। चलो अब यहां पे क्या बोल रहा है कि जनरली जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। ध्यान रखना है, आप जनरली जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट यूज करते हो किसी भी रिएक्शन में वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। इसमें हम लोग देखें अगर तो आपको हम पहले ही बताए थे कि अगर हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में सबसे अच्छे कौन होते हैं, ट्रांजिशन मेटल। हम पहले भी आपको पिछले क्लास में बताए थे ट्रांजिशन मेटल। नहीं, ट्रांजिशन मेटल का मतलब डी ब्लॉक मेटल। जो डी ब्लॉक के मेटल होते हैं वो अच्छे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, ये बताया गया था। नहीं, हम लोग ये भी आपको बताए थे कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट में आपका ग्रुप नंबर हम कल के क्लास में लिखवाए थे, ग्रुप नंबर 7, 8, 9 और 10। नहीं, ग्रुप नंबर 7, 8, 9 और 10 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत अच्छे हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं। बात समझ में आ रहा है, इसमें दिक्कत है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखें हम लोग तो लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। यानी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। नहीं, हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अच्छा, ये कैसे काम करते हैं, तो ये एडजॉर्प्शन थ्योरी पे काम करते हैं। नहीं, यानी हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो हैं ये रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करते हैं। नहीं, और अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करके रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने सरफेस पर बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जिनके कारण रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन की संभावना बढ़ जाती है। अगर रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन की संभावना बढ़ेगी तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। कैटलिस्ट जो होता है ये रिएक्टेंट्स को अपने सरफेस पर कुछ ऐसे एडजॉर्ब करता है कि रिएक्टेंट्स के बीच में जो टकराव हो वो प्रॉपर डायरेक्शन में हो। बस में आ रहा है, तो अगर प्रॉपर डायरेक्शन में रिएक्टेंट टकराएंगे, प्रॉपर डायरेक्शन में रिएक्टेंट कोलाइड करेंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। ध्यान रखना है। तो वही बात हम लोग को यहां से बताया जा रहा है कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो होते हैं, यहां पर हम लोग के जो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट होते हैं जिसको आप SC बोल रहे हो, नहीं, इनकी अच्छी बात क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और ये कैसे काम करते हैं, तो एडजॉर्प्शन थ्योरी पे काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी, यानी अपने सरफेस पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करके तब अपना कैटालाइसिस दिखाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है। चलो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर फ्री वैलेंसीज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। नहीं, इसका मतलब क्या होता है, जो सॉलिड कैटलिस्ट होते हैं इनके पास फ्री वैलेंसी प्रेजेंट रहता है। फ्री वैलेंसी का मतलब होता है कि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स इनके पास प्रेजेंट रहते हैं। इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहेगा तभी ये दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस की ओर अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके पास खाली जगह रहेगा तभी ना आप किसी को बुलाइएगा और बुला के अपने घर पे रख सकते हैं। अगर आपके घर पर खाली स्थान नहीं है तो क्या किसी गेस्ट को बुला सकते हैं भाई, नहीं बुला सकते हैं। आपके घर पे जितना ज्यादा खाली स्थान होगा उतने ज्यादा लोगों को आप वेलकम कर सकते हैं। नहीं, घर पे अगर जगह नहीं है तो आप लोगों को वेलकम नहीं कर सकते हैं। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, वैकेंट स्पेस होते हैं। इन वैकेंट ऑर्बिटल और वैकेंट स्पेस को ही फ्री वैलेंसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्री वैलेंसी कहा जाता है। ध्यान रखना है।
ठीक है। तो इस फ्री वैलेंसी का फायदा क्या होता है कि इन्हीं फ्री वैलेंसी पर, यानी इन्हीं खाली ऑर्बिटल्स में ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, एडजॉर्ब करते हैं, यानी उनको बुलाते हैं, अपने सरफेस पर चिपकाते हैं और चिपका के उनके बीच में टकराव करवाते हैं, नहीं, और रिएक्शन के रेट को बढ़ा देखा जाए। तो ये कैटलिस्ट का एक फोटो बनाया गया है, नहीं, इस कैटलिस्ट पर यहां जो हम लोग बॉन्ड खींचे हुए हैं यही सब आपके क्या है, फ्री वैलेंसी हैं। ये सब क्या है, आपके फ्री वैलेंसी हैं। ये फ्री वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखना है। अब रिएक्टेंट कैटलिस्ट की और क्या खासियत है जो हम अभी बता रहे थे कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की एक कैटलिस्ट की ये बात है कि वो रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे तैसे नहीं एब्जॉर्ब करता है, ऐसे एब्जॉर्ब करता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिजन प्रॉपर डायरेक्शन में हो। ये नहीं कि कैसे एब्जॉर्ब कर लिया और कैसे टकरा दिया। तो कैसे भी क्या टकराने से रिएक्शन होता है क्या, रिएक्शन होने के लिए प्रॉपर डायरेक्शनल कोलिजन होना जरूरी है, नहीं। तो यहां पे लिखा रहता है कैटलिस्ट एडजॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन दिस फ्री वैलेंसीज, ठीक है, on these free valencies in such a way that reactant molecules must collide in proper direction। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल निश्चित रूप से कैसे डायरेक्शन में टकराएं, प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करें, ये लोग वैसे एडजॉर्ब करते हैं, ध्यान रहेगा। चलो अब यहां से हम लोग को बताया गया कि रिएक्टेंट्स को वो कैसे एडजॉर्ब करते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उसको बताया गया है। तो स्टेप 1 सबसे पहला क्या काम है, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको कैटलिस्ट के तरफ फ्लो करवाते हैं, नहीं, कैटलिस्ट की तरफ हम लोग उनको फ्लो करवाते हैं। तो अगर ये गैसियस फॉर्म में होंगे तो इनको आप प्रेशर से कैटलिस्ट के सरफेस की ओर फ्लो करवा सकते हो। अगर कैटलिस्ट के सरफेस को इनको फ्लो करवाओगे तो कैटलिस्ट पर फ्री वैलेंसी है, इन फ्री वैलेंसी पर ये ए और ये बी क्या होंगे, जाकर चिपक जाएंगे, नहीं, एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कैटलिस्ट के सरफेस की ओर फ्लो करवाना है, ध्यान रखना है, ठीक। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। तो वही लिखा हुआ है एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, लिखा हुआ है, नहीं। तो एडजॉर्प्शन हो जाएगा, देख लो ए और बी अभी अलग अलग थे, इसमें चिपके हुए नहीं थे, लेकिन अब एक ए और एक बी यहां पर आकर चिपक गया। तो ये सेकेंड स्टेप में काम होता है। थर्ड स्टेप में आ जाओ, नहीं, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि जो कैटलिस्ट होता है वो इन रिएक्टेंट्स के बीच में टकराव शुरू करवा देता है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, कैटलिस्ट इन रिएक्टेंट्स के बीच में क्या कर रहा है, टकराव शुरू करा रहा है। टकराव शुरू होने के कारण से अगर प्रॉपर डायरेक्शनल कोलिजन, सही दिशा में टकराव अगर बार बार करवाया जाए, नहीं, तो इनके बीच में हम लोगों का पार्शियल बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे इनके बीच का बॉन्ड हम लोगों का बनना शुरू हो जाएगा, इनके बीच का बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, नहीं, यानी इस डॉट का मतलब है कि बॉन्ड इज फॉर्म्ड, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन इज स्टार्ट। और यहां पे डॉट का मतलब है कि बॉन्ड क्लीवेज इज स्टार्ट। क्लीवेज का मतलब क्या होता है जी, टूटना। बॉन्ड क्लीवेज इज स्टार्टेड, ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोगों का जैसे जैसे रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड मजबूत होता जाएगा, जैसे जैसे ए और बी के बीच का बॉन्ड मजबूत होता जाएगा, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड कंप्लीट बन जाएगा, ये बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाएगा, ध्यान रखना है। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मेशन हम लोग का होता है इसको हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, नहीं। तो कैटलिस्ट पहले अपने सरफेस पर रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करता है, सेकेंड स्टेप में एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करता है, नहीं, यानी रिएक्टेंट्स के बीच में कोलिजन शुरू करा देता है, जिसके कारण से रिएक्टेंट के बीच में बॉन्ड बनने लगता है और कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है, नहीं। जैसे जैसे रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग होता जाएगा, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट के बीच का बॉन्ड कमजोर होता जाएगा, वही बात लिखा हुआ है, ठीक। अगला क्या होगा, जब ये बॉन्ड कंप्लीट बन गया तो देखो ए बॉन्ड बी ये कंप्लीट अलग हो गया, नहीं, और जो कैटलिस्ट था आपका वो बिल्कुल फिर उसका जैसा
था बिल्कुल उसी फॉर्म में ये अलग हो गया कि नहीं अलग हो गया? हो गया ना जी? नहीं। तो देखो यहां पर आपका प्रोडक्ट यहां पे बन गया और कैटलिस्ट जैसे आप पहले लिए थे बिल्कुल वैसा ही आपको कैटलिस्ट अलग हो गया। बस मेरा है तो वही हम लोग कर रहा है। अब क्या करना है लास्ट स्टेप में? तो रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। नहीं, यानी लास्ट स्टेप में क्या करना है हम लोग को कि जो प्रोडक्ट बन गया उसको निकालते जाइए। नहीं, ताकि जो कैटलिस्ट है वो फिर नए रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करे, फिर उनसे प्रोडक्ट बना दे, फिर कैटलिस्ट अलग हो गया, फिर आप प्रोडक्ट निकाल लीजिए, फिर आप रिएक्टेंट डालिए, ऐसा ही है क्या करेगा? करता चला जाएगा। बस मेरा। तो इस एडजॉर्प्शन थ्योरी को देख के ऐसा नहीं लग रहा है, इस एडजॉर्प्शन थ्योरी को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि कैटलिस्ट जो होता है उसके अपने केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं आता है। कैटलिस्ट का मास यानी जैसा कैटलिस्ट आप रिएक्शन में शुरू में लिए थे आपका वैसा ही लास्ट में कैटलिस्ट जो है वो बच जा रहा है कि नहीं बच जा रहा है? बच जा रहा है। तो इस थ्योरी को पढ़ने से, इन फिगर्स को देखने से ये क्लियर हो रहा है कि कैटलिस्ट के मास में और कैटलिस्ट के केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं होता है। साथ साथ ये मालूम चलता है कि किसी भी एक रिएक्शन में आपको बार बार कैटलिस्ट डालने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप कैटलिस्ट एक बार डाल दिए, वो रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करेगा, प्रोडक्ट बना देगा, फिर कैटलिस्ट खाली। नहीं, फिर वो दूसरे रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर खाली। नहीं, तो क्या बार बार एक रिएक्शन में कैटलिस्ट डालने की आवश्यकता है क्या? नहीं। थोड़ी सी अमाउंट कैटलिस्ट की बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। नहीं कर देगा क्या? बात समझ में आ रहा है? तो आपको किसी बड़े से रिएक्शन में भी बार बार कैटलिस्ट डालने की आवश्यकता नहीं है, यह हम लोग को ध्यान रखना है। ठीक, चलो देखा जाए। यहां से अगर देखें हम लोग तो लिखा हुआ एडवांटेज ऑफ मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो है, यानी जो अभी आप थ्योरी पढ़े एडजॉर्प्शन थ्योरी, कैटलिस्ट का एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़े ना भाई, कैटलिस्ट कैसे काम करता है, वो पढ़ने से कैटलिस्ट में रिएक्शन हो जाएगा। देखते हैं, जैसे एक हम मानते हैं कि हम लोग का निकल है, नहीं निकल है कैटलिस्ट है, नहीं, या नॉर्मल लाइफ लेते हैं लोहा, आयरन भी एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है हैबर प्रोसेस में, N2+3S2 तो एक लोहा लेते हैं, एक और लोहा लेते हैं और दोनों को साथ में रख देते हैं। नहीं, कुछ दिन के बाद देखते हैं क्या कि दोनों लोहा आपस में सट गया है। नहीं होता है क्या? देखिए काहे झूठ बोल रहे, होता है कि नहीं? नहीं होता है। जल्दी सेम नेचर वाले जो होते हैं ना वो जल्दी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। बस मेरा है। तो हम लोग हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, नहीं होमोजीनियस कैटलिस्ट में संभावना है कि वो रिएक्शन कर जाए, बस मेरा है। लेकिन हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट जो होते हैं वो जल्दी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं। बस मेरा है। मेटल खोजता है जनरली रिएक्शन करने के लिए नॉन मेटल, नॉन मेटल खोजता है जनरली रिएक्शन करने के लिए मेटल। नहीं, बस मेरा एक मेटालिक प्लेट ले लें और दूसरा मेटालिक प्लेट ले लें, नहीं, और भी ट्रांजिशन मेटल, क्या आपस में जल्दी रिएक्शन कर लेगा? नहीं, नहीं पॉसिबल है। दिक्कत है सर। चलिए, अब जो एडजॉर्प्शन थ्योरी आप पढ़े, उस एडजॉर्प्शन थ्योरी को पढ़ने से आपको क्या क्या पता चला? नहीं, उसी बात को ये लिखा है। तो लिखा हुआ है, देखो अभी जो हम लोग बात बोल रहे थे, पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर a big amount of reactants because catalyst is regenerated again and again। ध्यान रखना है, ठीक है। आपको एक बड़े से रिएक्शन के लिए क्या बार बार कैटलिस्ट डालने की आवश्यकता है? नहीं, एक बार कैटलिस्ट डाल दीजिए, भुला जाइए। नहीं, वो कैटलिस्ट बार बार रिएक्टेंट को पकड़ेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, फिर रिएक्टेंट पकड़ेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, उसके अपने में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, लेकिन सारा रिएक्टेंट को पकड़ पकड़ के वो प्रोडक्ट में बदल देगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बार बार वही बोल रहा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट इज सफिशिएंट फॉर ए बिग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स बिकॉज कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड अगेन एंड अगेन। वो बार बार रिएक्शन में भाग लेता है और फिर वैसा ही अलग हो जाता है। नहीं, जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट अलग और कैटलिस्ट अलग। ठीक है, अगला पॉइंट लिख रहा है कि द कैटलिस्ट प्रोड्यूस बैक, ये जो हम थ्योरी पढ़े उसमें दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि द कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बैक, प्रोड्यूस बैक का मतलब रिएक्शन के बाद, शुरू में जो कैटलिस्ट यूज किए थे और रिएक्शन के बाद जो कैटलिस्ट देख रहे हैं, क्या उन दोनों के मास में या केमिकल प्रोड में कोई चेंजिंग दिखाई दे रहा है? नहीं। तो वही बात लिखा हुआ है, द कैटलिस्ट प्रोड्यूस्ड बैक हैव अनचेंज्ड मास एंड केमिकल कंपोजिशन। बोलिए, दिक्कत है इसमें? ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब अगला पॉइंट हम लोग को लिखा हुआ है कि जो पॉइजन्स, आपको याद है हम लोग पिछले क्लास में पॉइजन्स के बारे में पढ़े थे, बताया गया था।
नहीं, वो बताएंगे, बोल रहे हैं यस सर। बोलिए सर, पॉइजन्स किसे कहते हैं? बोलिए, कल क्लास में आप सो रहे थे, आज के क्लास में बताइए पॉइजन्स किसे कहते हैं? नहीं पता है, बैठिए। बोलिए सर, पॉइजन्स किसे कहते हैं? नहीं पता है, बैठिए। बोलिए सर, पॉइजन किसे कहते हैं? हाँ, नाम सही है, ये सब चीजें तो ऐसे ही याद रहता है। बैठिए। पॉइजन्स और प्रोमोटर्स का हम दो टॉपिक पढ़ाए थे, तो बहुत ही इजी टॉपिक है ये। सरफेस केमिस्ट्री पूरा इजी है, कहानी की तरह है। नहीं, हम पिछले क्लास में ये बताए थे कि प्रोमोटर्स के बारे में बताए थे। तो हम प्रोमोटर्स के लिए कहे थे कि वैसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के साथ रहते हैं और कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, उन्हें प्रोमोटर्स कहते हैं। और एक सब्सटेंस होते हैं पॉइजन्स। तो पॉइजन्स का मतलब बताया गया था कि वैसे सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के साथ रहते हैं और कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को घटा देते हैं, क्या कहलाते हैं? पॉइजन्स। ऐसा हम लोग को बताया गया था। तो पॉइजन्स जो हैं ये कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को घटा देते हैं। तो कैसे घटा देते हैं भाई? नहीं, ये हम लोग को समझना था। समझो, देखा जाए, अगर आप देखो समझो, ये हमारा क्या है? ये हमारा एक कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के पास क्या रहता है? फ्री वैलेंसी। कैटलिस्ट अपने फ्री वैलेंसी के कारण ही, कैटलिस्ट अपने फ्री वैलेंसी के कारण ही उसकी किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। जैसे समझो, मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है ए और बी। ए और बी यहां चिपक गया, 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 ए और बी यहां चिपक गया। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से तुम देखो कि प्रोडक्ट कय गो बनेगा। नहीं, तो प्रोडक्ट का मतलब ए बी, ए और बी के बीच बॉन्ड बन गया। नहीं, तो ये एक अकेला कैटलिस्ट कितना ए बी बना सकता है? देखो तो, एक ए बी, दो ए बी, तीन ए बी, चार ए बी, पांच ए बी, 5 ए बी फॉर्म। यानी ये अकेला कैटलिस्ट एक बार में 5 ए बी बना सकता है, क्योंकि उतनी इसकी फ्री वैलेंस उन्होंने दिखाए हैं। नहीं, अब क्या होता है कि सेम कैटलिस्ट है भाई, वही कैटलिस्ट है जो यहां लिए हैं, वही कैटलिस्ट यहां भी लिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, नहीं, जिसको पॉइजन आप बोल रहे हो, वो इन फ्री वैलेंसी पर आकर बैठ जाते हैं। इन फ्री वैलेंसी पे आके बैठ गया, यानी कुछ फ्री वैलेंसी पर अपने चिपक गया। अब यही कैटलिस्ट पर ए बी अभी, और ए बी जो हम लोग का रिएक्टेंट है उनको भेजा गया। तो देखो तो कई गो ए बी को अभी चिपकाएगा? ए बी, ए बी। अब बताओ, ये जो कैटलिस्ट था अब कितने ए बी का फॉर्मेशन करेगा? 2 गो। तो यहां पर उतने समय में ही 5 ए बी बन रहा था। नहीं, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। रेट ऑफ रिएक्शन इज मोर। और यहां पे बाबू रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा? स्लो होगा कि नहीं होगा? वही कैटलिस्ट था, उतने ही समय में पहले ये 5 बनाता था, अब कितने बना रहा है? 2 ए बी बना रहा है। तो पॉइजन क्या करते हैं? पॉइजन ऐसे सब्सटेंस हैं जिनका कोई काम नहीं है। वो क्या करते हैं कि जो कैटलिस्ट थे, नहीं, उनको कहते हैं आप बहुत काम कर रहे हैं, बस मैं रहे। और क्या किए? जितना कैटलिस्ट का फ्री वैलेंसी है उस फ्री वैलेंसी पर खुद जाकर बैठ गया। नहीं, तो अब जब रिएक्टेंट आएंगे तो फ्री वैलेंसी अगर नहीं खाली रहेगा तो रिएक्टेंट को चिपकने का कम जगह मिलेगा। नहीं, इसके सरफेस पर ज्यादा रिएक्टेंट एक बार में चिपक रहे थे, यानी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा था, यानी यहां एक समय में ज्यादा रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे थे। तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि यहां ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उतने ही समय में। नहीं, अब यहां पर हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर रिएक्टेंट का कम हो जाएगा, क्योंकि फ्री वैलेंसी पर कुछ अनवांटेड सब्सटेंस चिपक गए।
नहीं, तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर कम होगा तो कोलिजन का रेट कम हो जाएगा, कोलिजन का रेट कम हो गया तो प्रोडक्ट बनने का रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, तो पॉइजन ऐसा काम करते हैं, ध्यान रखना। जैसे पॉइजन का बड़ा अच्छा हम लोगों का लागू होता है, जैसे किसी भी एमपी एमएलए पर लागू होता है, कोई नेताजी पर अच्छा लागू होता है, नहीं लागू होता है। अगर किसी भी नेता को देखा जाए तो नेता जो है वो कैसे जीतता है, जनता के वोट से? नहीं, तो नेताजी क्या है, उत्प्रेरक। नेताजी क्या है, उत्प्रेरक। और आम जनता क्या है, अभिकारक। नहीं, आम जनता अपना प्रॉब्लम लेके नेताजी के पास जाता है, नहीं कि आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, तो नेताजी बुलाते हैं, बैठाते हैं, समझाते हैं, नहीं, और फिर कुछ उपाय करके आपको भेज देते हैं। नहीं, तो नेताजी हो गए उत्प्रेरक, हम लोग क्या हो गए, अभिकारक। तो नेताजी जितना ही ज्यादा आम जनता को समय देंगे उतना ही आम जनता का प्रॉब्लम जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। नहीं, लेकिन कुछ क्या होते हैं, विस्कारक यानी पॉइजन्स। वो कौन होते हैं, उनके नेताजी के चेला चपाटी। बस मेरा वो चेला चपाटी क्या करेगा कि नेताजी के पास जितना भी जगह है उस जगह को वो क्या कर लेगा, खुद भर लेगा। बस मेरा कोई भी अगर आम जनता उनसे मिलने आ रही है यानी अभिकारक मिलने आ रहा है तो उनको वो मिलने नहीं देगा। बस मेरा खाली अपने चीन पर्ची वाले को हाँ हाँ तुम जाओ, बस मेरा बाकी को बोलेगा ना ना वो तो सोए हुए हैं, ना ना वो तो दिल्ली गए हुए हैं, ना वो पटना गए हुए हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो उस केस में नेताजी के कार्य करने की क्षमता क्या होगी, घट जाएगी। बस मेरा तो पॉइजन्स को हटाएंगे तो ज्यादा काम करेंगे, पॉइजन्स को रखेंगे तो कम काम करेंगे, ध्यान रखना है। तो ये हम लोग का उस पर लागू होता है, हम लोग देख सकते हैं। इसमें दिक्कत है? चलो आगे देखते हैं हम लोग, अगले पॉइंट पे आए। यहां से हम लोग देखें अगर तो ये जो हम लोग मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़े थे उसके बारे में ये बता रहा है कि जैसे हम लोग प्रोमोटर्स के बारे में पढ़े थे, नहीं, तो ये जो हम लोग अभी मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़े, उस थ्योरी को पढ़ने से पॉइजन्स कैसे काम करते हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन प्रोमोटर्स कैसे काम करते हैं ये समझ में नहीं आता है। नहीं, यानी ये जो मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी है ये हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि आखिर प्रोमोटर्स जो हैं वो कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को कैसे बढ़ा देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, प्रोमोटर्स कैसे कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं, इसके बारे में मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी जो कैटलिस्ट का हम लोग पढ़े वो हमें इसका सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता है। ऐसे हम लोग के दिमाग में रहता है कि प्रोमोटर्स जो हैं वो कैटलिस्ट के वर्क एबिलिटी को बढ़ा देते हैं, उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं? तो दिमाग में ये आता है कि मान लो जैसे आपको याद है हम लोग बोलते हैं फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है, बोलते हैं। सल्फर जो है उसकी वैलेंसी 2 भी होती है, 4 भी होती है और 6 भी होती है। ऐसा बताया जाता है कि नहीं? नहीं, तो सल्फर जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसकी वैलेंसी 2 होती है, नहीं, यानी सल्फर 2 बॉन्ड बनाता है। लेकिन वही सल्फर जो है कभी कभी 4 बॉन्ड भी बनाने लगता है। बस मेरा है, तो ऐसा क्या होता है? ऐसा जरूर कुछ होता है कि उसके साथ कोई ऐसा सबस्टांस आता है, नहीं, जो उसके फ्री वैलेंसीज के या वैलेंसी की संख्या को बढ़ा देता है, जिसके कारण होता क्या है कि उसके बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो प्रोमोटर्स जो हैं ये कुछ ऐसा ही काम करते हैं। प्रोमोटर्स जो हैं वो जब कैटलिस्ट के साथ आते हैं तो कैटलिस्ट की जो एडजॉर्ब करने की क्षमता होती है उस एडजॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। बस मेरा प्रोमोटर्स क्या करते हैं, कैटलिस्ट के एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं। एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी बढ़ जाने के कारण वही कैटलिस्ट अब ज्यादा रिएक्टेंट्स को एडजॉर्ब करने लगता है। बात समझ आ रहा है? वो ज्यादा रिएक्टेंट्स को एडजॉर्ब करने लगता है और ज्यादा प्रोडक्ट उतने ही समय में बनाने लगता है। बस में रहा है, तो दिमाग में ये चलता है कि प्रोमोटर्स जो है कैसे काम करते होंगे, तो अच्छा कैटलिस्ट का एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी बढ़ा देते होंगे। बस में रहा है, इसमें दिक्कत है। अब एडजॉर्प्शन प्रॉपर्टी कैसे बढ़ता होगा, तो या तो उनके सरफेस को क्या करते हैं हम लोग, रफ कर देते होंगे, खुरदुरा जिसको बोलते हैं, या प्रोमोटर्स हम लोग यूज जो करते हैं वो हो सकता है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स को जंप करा देते होंगे, जिसके कारण फ्री स्पेस ज्यादा अवेलेबल हो जाता होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। इतना में दिक्कत है? चलिए आगे बढ़े। यहां पर ध्यान दें, हम लोग देखें अगर तो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। एक सॉलिड कैटलिस्ट जो है उसका क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है,
नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग को देखना है किसी भी सॉलिड कैटलिस्ट का क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। तो पहला, जैसे किसी भी स्टूडेंट का सबसे अच्छा क्या होना चाहिए सर, नहीं तो इसमें लिखा हुआ है देखिए, कैटलिस्ट मस्ट बी एक्टिव। नहीं तो इसका मतलब स्टूडेंट वही अच्छा होता है, नहीं जो एक्टिव होता है। स्टूडेंट मस्ट बी एक्टिव। नहीं यानी स्टूडेंट जब पूछा जाए याद है, हाँ सर याद है, होमवर्क करके लाए हो, यस सर याद लेके आए हैं। नहीं, रेगुलर क्लास आना, रेगुलर हम लोग का होमवर्क करके लाना, रेगुलर याद करके आना, ये एक्टिव स्टूडेंट की खासियत होती है। नहीं तो सेम एज यहां भी बोल रहा है भाई कि अच्छा कैटलिस्ट कौन होगा, जो एक्टिव होगा, ध्यान रखना है। तो बोल रहा है सॉलिड कैटलिस्ट, पहला बोला इसमें कि सॉलिड कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो मेटल होंगे, एलवाई होंगे या मेटालिक ऑक्साइड होंगे। एमओ का मतलब मेटालिक ऑक्साइड। अब प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो बोल रहा है कि सॉलिड कैटलिस्ट मस्ट बी एक्टिव। सॉलिड कैटलिस्ट को निश्चित रूप से एक्टिव होना चाहिए। नहीं अच्छा कैटलिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना। नहीं तो वह कैटलिस्ट अच्छा होगा, नहीं जो रेट ऑफ रिएक्शन डाल, किसी भी रिएक्शन में आप कैटलिस्ट को डालें और डालते ही वो अपना काम शुरू कर दे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को फट दे, इंक्रीज कर दे, तो वो कैटलिस्ट क्या कहलाएगा, अच्छा कैटलिस्ट कहलाएगा। तो वो एक्टिव होगा तब ना। नहीं अब आप किसी कैटलिस्ट को डाल दिए, वो गया है और रिएक्शन में भी पड़ा हुआ है, रिएक्टेंट तो पड़े ही हुए हैं, वो भी पड़ा हुआ है, बस में है। फिर आप अरे तुम्हारा काम था, नहीं रिएक्शन रेट को बढ़ाना, क्या कर रहे हो, नहीं तो अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर उसको जगाना पड़े, उसको हीट देना पड़े, अब कैटलिस्टे को हीट देना पड़े, कैटलिस्टे को एनर्जी देना पड़े, नहीं तो क्या वैसा कैटलिस्ट अच्छा कैटलिस्ट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। ध्यान रखना है। तो वही ये बोल रहा है कि सॉलिड कैटलिस्ट must be active, that is it have ability to accelerate a chemical reaction। नहीं उसकी क्षमता होनी चाहिए कि वो रिएक्शन में जाए तो रिएक्शन के रेट को क्या करे, बढ़ा दे, ये ध्यान रखना है। चलो, द एक्टिवनेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट जो है उनकी जो एक्टिवनेस है, उनकी जो एक्टिविटी है वो किस बात पे डिपेंड करती है, उनके एब्जॉर्प्शन क्षमता पर। आप दो बर्तन ले लो, नहीं एक बर्तन में भी 10 ग्राम रिएक्टेंट ले लो, दूसरे बर्तन में भी 10 ग्राम रिएक्टेंट ले लो, और दोनों में अलग अलग कैटलिस्ट डाल दो। तो अगर दोनों में अलग अलग कैटलिस्ट डाल दें, अब एक कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट के रिएक्शन के रेट को 10 गुना बढ़ा दिया और एक रिएक्शन के रेट को 5 गुना बढ़ा दिया, नहीं तो अच्छा कैटलिस्ट कौन कहलाएगा, जो 10 गुना बढ़ाया। तो 10 गुना कैसे बढ़ाया, सोचते हैं, अच्छा 10 गुना बढ़ा दिया, यानी वो उतने ही समय में ज्यादा रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर चिपकाया होगा, नहीं, और ये जो है उतने ही समय में कम रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर चिपकाया होगा, नहीं। इस कारण से जो पहला जो कैटलिस्ट था वो जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया और ज्यादा मात्रा से बढ़ा दिया, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर हम लोग को बोला जा रहा है कि कोई भी सॉलिड कैटलिस्ट जो है वो अच्छा सॉलिड कैटलिस्ट है। ये कैसे मालूम चलेगा, तो ये मालूम चलेगा उसके एडजॉर्प्शन कैपेसिटी पर। अगर कोई सॉलिड कैटलिस्ट कम समय में ज्यादा रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करता है, नहीं तो वो सॉलिड कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को ज्यादा अमाउंट से बढ़ाएगा। बोलो दिक्कत है इसमें, वही बात हम लोग को यहां से लिखा हुआ है, द एक्टिवनेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अगला पॉइंट क्या लिख रहा है, देखो कोई भी सॉलिड कैटलिस्ट जो होना चाहिए वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस की ओर अट्रैक्ट करना चाहिए, अपने सरफेस पर उसको चिपकाना भी चाहिए, लेकिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को इतना कस के नहीं पकड़ लेना है कि उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा था वो कोलिजन बंद हो जाए। नहीं, अब कस के अगर पकड़ लेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को कैटलिस्ट, नहीं यानी कैटलिस्ट जो था वही रिएक्टेंट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया, तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा तो क्या कैटलिस्ट के बीच में टकराव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो क्या रिएक्टेंट के बीच में रिएक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर कैटलिस्ट वही अच्छा होगा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब करे, नहीं लेकिन उतना कस के एब्जॉर्ब मत कर ले कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में टकराव बंद हो जाए, नहीं प्रोडक्ट बनना जो है वो बंद हो जाए, उतना कस के नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है, देख लो, द स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट मस्ट बी fairly strong but not so strong that collision between reactant molecule is stop। ध्यान रखना है, उतना कस के नहीं पकड़ लेना है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में टकराव बंद हो जाए, रिएक्शन बंद हो जाए, नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अगला, अच्छा क्लास का टाइम हो गया, चलिए आज के इतना ही पढ़ते हैं।